हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज के हम जो विषय लेकर आए हैं आपको पता ही है, यूजीसी नेट का हम 2013 का आपका प्रश्न सॉल्व पत्र करा रहे हैं। तो ये जो आपका हमने कल द्वितीय प्रश्न पत्र कराया था, आज हम आपका तृतीय प्रश्न पत्र लेकर आए हिंदी का। ठीक है, जो यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में हुआ था 2013 में। ठीक है, ये 2013 में आपका प्रश्न पत्र है, तृतीय प्रश्न पत्र। द्वितीय हम आपको कल करा चुके हैं, उसको आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ पर आप उस प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। और ये प्रश्न पत्र पूरी तरह से हल प्रश्न पत्र है, इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। दोस्तों, जो आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और जो दोस्त हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हमारे साथ साथ आपके भी जो है चैनल को, आपका भी चैनल है, ये चैनल को बढ़ोतरी मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का ये विषय, आपका जो तृतीय प्रश्न पत्र है हिंदी का, जेआरएफ और नेट का 2013 का। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? उदीच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय या प्राच्य? तो इसमें जो है आपकी जो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्ग में आती है, तो वह आती है प्राच्य के अंतर्गत। तो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सुनीति कुमार चटर्जी ने प्राच्य वर्ग के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, प्राच्य, ये जो प्राच्य है, प्राच्य वर्ग के अंदर उन्होंने कौन कौन सी हिंदी ली है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत उन्होंने, एक मिनट इसको ये कर देते हैं, उन्होंने ली है बिहारी। आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है दूसरी आती है, लेकिन बिहारी ली है उन्होंने, उड़िया, असमिया, ठीक है ये, और बांग्ला भाषा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, बांग्ला भाषा। ठीक है, ये उन्होंने भाषा ली है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और ये इसका जो एक्सप्लेन दिया गया है, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, डॉक्टर अशोक तिवारी द्वारा पृष्ठ संख्या 97 पर, वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। इसमें हम सीधा सीधा आपको आंसर बताएंगे और आंसर को एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, तो आपका इसका उत्तर है ए, 13 स्वर, 38 व्यंजन और 51 जो है, ये पूरे 51 उन्होंने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। किन्होंने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लल्लू जी लाल द्वारा रचित नहीं है सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर और चंद्रावती? तो तीसरे का आपका उत्तर हो जाएगा जो है डी, चंद्रावती। लल्लू जी लाल द्वारा रचित नहीं है चंद्रावती, बाकी सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, ये तीनों किसके द्वारा रचित हैं? लल्लू लाल जी के द्वारा, उनके द्वारा चंद्रावती रचित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंगवधू किस कवि की रचना है? इसमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा आपका दादू दयाल, ये दादू दयाल की रचना है अंगवधू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। शिव पूजन सहाय एकमात्र उपन्यास है। शिव पूजन सहाय का जो है एक ही उपन्यास है, जो उन्होंने एक ही उपन्यास लिखा, वह कौन सा है? तो शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया है। इन्होंने और कोई उपन्यास नहीं लिखा, सिर्फ एक ही उपन्यास लिखा। चलिए अगले प्रश्न पर। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं, ये पहले से टिक लगा हुआ है, तो इसके विरोधी आचार्य जो हैं विश्वनाथ जी हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस आचार्य ने भावतिरेक को अनिष्टकार माना है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्लेटो ने। प्लेटो ने भावतिरेक को अनिष्टकर माना है। उनका मानना था कि अगर भावनाएं ज़्यादा आ जाती हैं, ज़्यादा उस पर फ्लो में आ जाती हैं, तो वो एक व्यक्ति के लिए हानिकारक साबित होती हैं। क्यों माना उन्होंने कहा कि कभी भावोन्माद की दशा में जो रचना करता है वह समाज के लिए हानिकारक होती है, ऐसा प्लेटो का मत था। इसलिए उन्होंने कहा कि आदर्श राज्य में कवियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो आदर्श राज्य होता है वहाँ पर जो है कवियों के लिए कोई स्थान नहीं। आदर्श राज्य का उन्होंने जो है नारा कह सकते हो, कहा उन्होंने इसके बारे में। तो उन्होंने भावनाओं को कहा कि जो कवि भावनाओं से ज़्यादा भरा हुआ होता है वो कवि जो है सही नहीं होता, उनका मानना था ये। चलिए अगले प्रश्न पर। पश्चिमी के आचार्यों में कितने भाव दमन को अनिष्टकर माना जाता है? किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा अरस्तु ने।
ठीक है। उन्होंने तो भावनाओं को कहा कि अतिरेक जो है अनिष्टकर है, लेकिन अरस्तु जो इनके शिष्य थे उन्होंने कहा कि भाव दमन अगर आप करते हैं वह भी अनिष्टकर है। अगर आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो अभी अनिष्टकर ही माना गया है। तो उनका कहना था कि उन्होंने दिया विरेचन सिद्धांत के अनुसार मन में संचित भय, करुणा, त्रास आदि भाव का विरेचन निष्कासन होने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। उनका मानना था अरस्तु जी का कि उन्होंने एक विरेचन सिद्धांत दिया है। ठीक है, विरेचन सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि जो है अगर व्यक्ति क्या है अपने मन के जो उसके संचित भाव हैं, जैसे करुणा, आपको पता ही है, आपने हिंदी में पढ़ा है, रस के जो भाव हैं, संचित भाव, स्थायी भाव, संचित भाव, करुणा, त्रास, ये सब जो हैं आपके अंदर अगर हैं और आप इनको दबा देते हो तो आपके मन में अशांति रहती है, और अगर आप इनको बाहर निकाल देते हैं, विरेचन कर देते हैं, तो आपके मन को शांति मिलती है। तो उन्होंने कहा ऐसा। चलिए अगला प्रश्न, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य, पहले से उत्तर लगा हुआ भामा जी हैं, अलंकार संप्रदाय के संपादक आचार्य। फिर है कार्यत्री और भार्यत्री प्रतिभा का वर्णन किस आचार्य ने किया, ये भी पहले से उत्तर लगा हुआ है, राजशेखर जी ने किया। चलिए अगला प्रश्न है, कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपत ब्याहे सो गो, राम दुहारे दीन में त्रिपत का अर्थ है। तो आपका 11वें का उत्तर हो जाएगा डी, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग, त्रिपर्थ ये हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ढलमल ढलमल चंचल अंतल छल झलमल झलमल तारा पंक्तियों में मुख्यतः वर्णन है। तो 12वें का आपका उत्तर हो जाएगा ए, नदी की धारा का। इसको समझ लीजिए कि ये जो पंक्ति ली गई है ये साकेत से ली गई है, ये पंक्ति साकेत से ली गई है। अगर आपको पता है कि साकेत के लेखक कौन हैं तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि साकेत किसने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आपत जात पहिया टूटी, बिसरी गए हरे नाम, पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो 13 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, कुंभन दास। अब इनके बारे में जान लीजिए। यह पंक्ति जो है सम्राट अकबर, उनकी ख्याति सुनकर उन्हें सीकरी में बुलाया था। अकबर जो राजा था उस वक्त, ये अकबर के समकालीन थे, तो अकबर ने इन्हें सीकरी बुलाया था। जो सीकरी का यहाँ पर जिक्र किया गया है उसमें उनको बुलाया गया था। तो इन्होंने मना कर दिया था कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आप जात पहिया टूटी, बिसरी गयो हरे नाम, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुबीती थोड़ी रही सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी बिचारी, कई बसी वृंदावन आए, पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो इसमें पंक्ति बतानी है। तो 14 का आपका हो जाएगा सी, ये पंक्तियाँ ध्रुव दास जी की हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो बताइए 15 का आपका होगा बी, मुकुटधर पांडे। छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखने वाले, क्योंकि छायावाद का बहुत लोगों ने जो है विरोध भी किया था। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है। तो 16 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, राम। ठीक है, इसमें हो जाएगा राम कि नरेश। और आपको बता दें संशय की एक रात जो है वो नरेश मेहता की रचना है, इसको आप नोट कर लीजिए, नरेश मेहता की रचना है। चलिए अगला प्रश्न, पहले आप प्रश्न नंबर ये जो है आपका मुकुटधर पांडे के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, लिख लीजिए इसके बारे में अगर लिखना चाहें। मुकुटधर पांडे ने 1920 में एक पत्रिका निकाली थी, हिंदी में छायावाद, हिंदी में छायावाद, ये पत्रिका निकाली थी। एक लंबा लेख लिखा था, एक लंबा लेख लिखा था जो पत्रिका के 4 अंकों में समाप्त हुआ था। पत्रिका के 4 अंकों में समाप्त हुआ था। ये इम्पोर्टेंस पॉइंट है, इनको आप नोट कर लीजिए। 4 अंकों में समाप्त हुआ था, यह लेख 4 अंकों में समाप्त हुआ था पत्रिका में। और यहाँ इन्होंने इस लेख में बहुत ही समर्थन किया था, किसको, छायावाद को। अरे यायावर रहेगा याद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो यह सभी को पता है, मोस्टली अज्ञे जी की है। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विद्या की नहीं है, इसे बताना है। तो 18 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, मित्र संवाद जो है। वैसे तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि संस्मरण विधा की नहीं है मित्र संवाद, तो आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मित्र संवाद पत्र विधा की कृति है, ये जो है पत्र विधा है, मित्र संवाद पत्र विधा है। ठीक है, और इसमें जो पत्र लिखे गए थे आपके जो हैं, पत्र की जो विधा हुई थी, इसमें रामविलास शर्मा, नोट कर लीजिए, रामविलास शर्मा, और आपके केदारनाथ
केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ और रामविलास शर्मा के जो उस वक्त पत्रों का आदान प्रदान हो रहा था उसका संकलन जो है मित्र संवाद में है। चलिए अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा। तो 19 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, अनामदास का पोथा। ये हजारी प्रसाद जी का आपको पता चली गया उपन्यास जो है औपनिषदिक कथा का आधार है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? ध्यान से प्रश्न को पढ़ें, नहीं है पौराणिक कथा पर। तो 20 का आपका हो जाएगा 20 का आपका उत्तर है डी, अमन का राग। ठीक है, अमन का राग जो है पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। बाकी महाप्रस्थान, उर्वशी, कनुप्रिया ये तीनों जो हैं आपके उस पर पौराणिक कथा पर आधारित हैं। अब इनके लेखक कौन हैं? महाप्रस्थान के हैं नरेश मेहता, आप नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। उर्वशी का तो मोस्टली सभी बच्चों को पता ही होगा कि दिनकर जी हैं, और कनुप्रिया के हैं धर्मवीर भारती। आप नोट कर लीजिए इनके लेखक कौन कौन हैं अगर आपको नहीं पता है। और जो अमन का राग है वो पौराणिक कथा में नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न, क्रमनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? तो ये भी मोस्टली सभी को पता है, शिव प्रसाद सिंह जी की है। चलिए अगले प्रश्न पर, रामरक्ष बेनीपुरी का नाटक है, तो इसमें बताना है बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया कौन सा नाटक है? तो 22 का आपका उत्तर हो जाएगा अम्बपाली। अम्बपाली रामरक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार हैं, तो इसमें 23 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, दिनेश नंदिनी डालमिया जो हैं शारदीय गद्य काव्य कृति के लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्ञानेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है, तो इसमें कहानी बताइए कौन सी उनके द्वारा रचित नहीं है? तो जो अमरवल्ली है, अमरवल्ली ये उनके द्वारा रचित नहीं है, ये जो है आज्ञे के द्वारा रचित है कहानी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी फांसी, नीलमदेश की राजकन्या, पाजेब ये सब उन्हीं के द्वारा रचित कहानियाँ हैं। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं, तो 25 का आपका उत्तर हो जाएगा मन्नू भंडारी। चलिए अगला प्रश्न है, रंग दे बसंती चोला नाटक के नाटककार हैं, 26 का आपका उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी, रंग दे बसंती चोला के। अगला प्रश्न है, यह पंथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें बताना है। तो 27 का आपका उत्तर हो जाएगा नरेश मेहता। नरेश मेहता की देखो कितनी सारी रचनाएं आ गई हैं। नाचे बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका हैं, बताना है इसमें कौन है इसकी नायिका उपन्यास की। तो 28 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, निर्गुनिया उपन्यास की नायिका पूछी है, तो निर्गुनिया नाचे बहुत गोपाल की जो है नायिका है। और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता है नेट में, ठीक है, इसको आप नोट डाउन ज़रूर करें। इस उपन्यास की है अमृतलाल नागर का उपन्यास है, ये जो नाचे बहुत गोपाल ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। और निर्गुनिया इसकी एक ब्राह्मण कन्या थी जिसका विवाह एक जमींदार मेहतर के साथ होता है। शेखर एक जिन्नी उपन्यास का स्त्री पात्र है, ये सभी को पता है, उसमें 2 स्त्री पात्र हैं और वो कौन कौन से हैं? शशि और सरस्वती। जो इसका नायक है, इन दोनों का उसके साथ क्या संबंध है ये भी आपको पता ही होगा, ये तो उपन्यास काफ़ी फेमस है वग्गे जी का। भारतीय विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, नहीं के बारे में पूछा है कि नहीं है। कभी कभी हम इस नहीं के चक्कर में बहुत प्रश्न गलत कर देते हैं, तो 30 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, सीधी सच्ची बातें जो है इस पर आधारित नहीं है। और यह जो सीधी सच्ची बातें हैं ये भगवती चरण का है उपन्यास, इसको आप नोट कर लें। ये जो है भगवती चरण वर्मा, आपको बताइए भगवती चरण वर्मा उनका उपन्यास है। और ये जो है भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। बाकी सब जो है उपन्यास झूठा सच, तमस, आधा गाँव, ये सब आधारित किस पर हैं? विभाजन पर, ठीक है, विभाजन पर आधारित है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? आध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। तो इसे बताना है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, तो 31 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, आध्यात्म चिंतन उनकी रचना नहीं है। बाकी सब रचनाएं उनकी हैं, शेष तीनों रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है? इसमें पूछा है की है, तो इसमें जो है कड़ियाँ भीष्म साहनी जी की है। अगला प्रश्न, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? ये पहले से ही टिक लगा हुआ है, ना आने वाला कल उनका नहीं है। तो ये 33 में जो ना आने वाला कल है ये मोहन राकेश जी का है,
ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ये जो है उपन्यास ना आने वाला कल मोहन राकेश जी का है। अगला प्रश्न है, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये पहले से ही टिक लगा हुआ है, ये जो है कथन रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित नहीं है? तो इसे बताना है। तो 35 का आपका उत्तर हो जाएगा प्रतिबंधित नहीं रही है, नहीं है रही है। तो जो प्रतिबंधित रही है वो भारती रही है। तो क्यों रही है ये 35 ये जो रचना है भारत भारती, ये मैथिली शरण गुप्त की है और 1912 में इसकी रचना हुई और अंग्रेजों द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि ये नौजवानों में क्या कर रहा था, आज़ादी के लिए जोश भर रही थी। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं। 36 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, अभिमन्यु अनंत जो है लाल पसीना के जो हैं लेखक हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मॉरिशस के हिंदी लेखक हैं, मॉरिशस के अभिमन्यु जो हैं मॉरिशस के हिंदी लेखक हैं। अब आपको पता ही है प्रवासी जो है, यहाँ पर प्रवासी लेखक के एक टॉपिक भी आता है हिंदी में। अभी तो काफ़ी इसका के बारे में MA के सिलेबस में काफ़ी इंक्लूड किया गया है, प्रवासी हिंदी साहित्य के बारे में। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ममता कालिया, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल, राजी सेठ। तो 37 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, चित्रा मुदगल। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह इनका है। मैयादास की वाणी उपन्यास के लेखक हैं। 38 का आपका उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी, मैयादास की वाणी उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। तो 39 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, चिंतन मुद्रा उनका नहीं है। चिंतन मुद्रा जो है वो निर्मल वर्मा जी का है, इसको आप नोट डाउन कर ले। निर्मल वर्मा जी का निबंध संग्रह है, ठीक है निबंध संग्रह, लेकिन निर्मल वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ इनमें से किस रचनाकार की रचना है? तो 40 का आपका उत्तर हो जाएगा ये रघुवीर सहाय की है। चलिए अगले प्रश्न पर, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम छांटना है। तो 41 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, सबसे पहले मृगावती, फिर पद्मा, फिर चित्रावली, फिर इंद्रावती बल्कि ये अधूरी रचना है। किसकी है ये रचना, पता है आपको? तो बताइए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो 42 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, इसमें जो है पहले आधा गांव, फिर धरती धन्ना अपना, फिर मुर्दा घर, फिर उसके बाद किशनगढ़ की अहेरी। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो 43 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, मछली, मरी हुई, महाभोज, पहला गिरमिटिया और कितने पाकिस्तान, ये सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो 44 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, तो ये पहले वाली दुलाई, फिर दुलाई वाली, फिर ग्राम, फिर पंच परमेश्वर, फिर पाजे। तो ये कहानियाँ आपको पता भी होनी चाहिए किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो अगर हम बताते हैं तो थोड़ा लेंदी हो जाएगी वीडियो। तो अगर आपको इन कहानियों के नाम, जहाँ पर जैसे ये नाम नहीं है किसी के भी यहाँ पर, तो अगर आपको ये सब के नाम भी जानने हैं तो एक वीडियो में आपको सबकी इनके बारे में बता दूँगी। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इनकी कहानियों के नाम भी चाहिए जो कहानी की आपको नहीं पता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो 45 का आपका हो जाएगा बी, बोलती प्रतिमा, अतिमा के चलचित्र, समय के पाँव, 10 तस्वीरें, ये आपका सही अनुक्रम है। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है, निबंधों का सही अनुक्रम है। तो 46 का आपका हो जाएगा सी, ये इनके निबंधों का सही अनुक्रम है निर्मल वर्मा जी के। इनको नोट डाउन भी कर ले, सारे एक साथ आपको मिल गए इनके बारे में। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। तो 47 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, रसा के टेक, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी और दृष्टि अभिसार, ये इनका सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम है। इनका जो सही अनुक्रम बैठेगा 48 में आपका उत्तर है डी। एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं। नरस्मिता, सर्वेशदास सक्सेना, ऋतुराज, ये इनका सही अनुक्रम है। चलिए अगले प्रश्न पर, प्रकाशन वर्ग के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का, यहाँ पर पूछा निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। तो 49 का आपका हो जाएगा बी, अशोक, ये अशोक के फूल, ये सब ये निबंध हैं किसके? ये निबंध हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। नोट डाउन कर सकते हैं, सारे निबंध उनके एक साथ मिल गए, आपको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे, यहीं मिल गए हैं आपको सारे निबंध इनके। अगला प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए।
तो इसमें सही अनुक्रम बताना है। तो 50 का आपका हो जाएगा सी, ये सही अनुक्रम है। बलचनमा, मैलांचल, बहती गंगा, जल टूटना। तो बलचनमा जो है वो नागार्जुन का है, सभी को पता है ये नागार्जुन का है। और मैलांचल तो सभी को पता है फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। लेकिन बहती गंगा शायद नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो है शिव प्रसाद जी का है। शिव प्रसाद रुद्र जी का है, सिंह का नहीं है, रुद्र जी का है। और जल टूटता हुआ ये रामदरस मिश्र का है। जल टूटता हुआ ये रामदरस मिश्र जी का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो 51 का आपका हो जाएगा पहले वरदान, फिर प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला। तो ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम है। तो 52 का आपका बी है, पहले प्रियवास, फिर साकेत, फिर कामायनी, फिर उर्वशी। ये सही अनुक्रम है। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो 53 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, ये आपका सही अनुक्रम है। पहले अर्थ कथानक, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, फिर आज के अति, फिर मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रही हूँ इन सब के लेखक भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है और आपको ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। सभी के आपको लेखकों के, कवियों के सबके नाम बता दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है 54 में जो है आपका सी उत्तर सही है। इसमें क्या पूछा है, लल्लू लाल जी की कृतियों का सही अनुक्रम। पहले सिंहासन बत्ती, फिर लाल चंद्रिका, फिर सभाविला, फिर शकुंतला नाटक। और मेरा मानना है ये सब आपको नोट डाउन भी करना चाहिए। लेखक के अनुसार सारी रचनाएं आपको एक जगह मिल जाएंगी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंदुलारे वाजपेयी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो 55 का आपका उत्तर होगा डी। ठीक है, आपका ये जो है डी होगा इसका उत्तर। हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, रीति और शैली, रंग सिद्धांत, आधुनिक साहित्य। तो ये इसका सही अनुक्रम है। चलिए अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न आपका एसेसरेशन से है, ओरिजिन से है। स्थापना है मानवतावाद नास्तिक दर्शन है और मानवतावाद आस्तिक दर्शन। तर्क दिया है मानवतावाद मूलतः निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। यानी कि जो मानवतावाद नास्तिक दर्शन और मानवतावाद आस्तिक दर्शन है, परंतु मानवता मूलतः निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है। सिर्फ निर्गुण का प्रतिपादन नहीं करता है, और भी हैं चीज़ें जिनका वह प्रतिपादन करता है। अगला है स्थापना। हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन है रस रीति की स्थापना। तर्क दिया हिंदी के रीति काव्य में रस से ज़्यादा रीति को महत्व दिया गया है। तो ये तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है आपका, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता सिर्फ रीति को ही महत्व दिया गया हो। तो ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना का ही अगला प्रश्न भी। काव्य का सर्वप्रमुख हेतु है व्युत्पत्ति। ठीक है, काव्य का जो सर्वप्रमुख है वो व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा की उपज होती है। तो 58 का आपका उत्तर हो जाएगा ए और दोनों ही गलत हैं। ठीक है, ये दोनों ही गलत बताए गए हैं। अगला प्रश्न है काव्य के अपरिहार्य तत्व हैं शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव और विचार। ये स्थापना है। अब फिर इसका तर्क दिया है इसमें कई तत्व जोड़े या छोड़े जा सकते हैं, इनमें अपरिहार्य कोई नहीं है। तो 59 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। आर गलत है और ए सही है। यानी कि ए जो है वो सही है और जो है आर गलत है। देखिए कितना कंफ्यूज किया गया है, यहाँ पर ए दे दिया, यहाँ पर आर दे दिया गया। तो ऐसे ही होता है नेट में, प्रश्न को हमें पता रहता है लेकिन वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जिससे हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला स्थापना है भाषा अर्थ को उन्मिलित करती है न कि अर्थ को सृष्टि करती है। यह देरिदा का मत है, वह पाठ पर जोर देता है लेखन पर नहीं। तो 60 का आपका उत्तर होगा। यहाँ पर देखेंगे तर्क में यहाँ पर एक कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका जो है 60 का ए और आर दोनों ही सही हैं, वहाँ पर दोनों ही सही हैं। अगली स्थापना है आचार्य शुक्ल के अनुसार लोक मंगल के विधायक भाव, करुणा और क्रोध हैं। तर्क दिया गया है महर्षि वाल्मीकि के काव्योद्रेक के यही दोनों हेतु थे। शुक्ल जी ने क्रोध की जगह प्रेम को रख दिया। तो 61 का आपका हो जाएगा ए सही और आर गलत है। ए सही और आर गलत है। शुक्ल जी के बारे में जो कहा गया वह सही है, लेकिन शुक्ल जी ने क्रोध की जगह प्रेम को नहीं रखा, उन्होंने क्रोध को ही रखा है। अगला स्थापना है लय शब्द मात्र में ही नहीं अर्थ भाव विचार सब में होती है। तर्क है शब्द अर्थ अन्योन्याश्रित होते हैं। शब्द श्रव्य होते हैं और अर्थ बुद्धिग्राह्य होते हैं। दोनों के अनुपात से ही श्रेष्ठ साहित्य का सर्जन होता है।
तो 62 का आपका हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही हैं। ए हो जाएगा इसका, ए आर दोनों ही सही हैं। 62 का आपका आंसर। चलिए अगले ट्रक पर चलते, स्थापना पर चलते हैं। ग्लानि से दुबला होने में देर लगती है, पानीदार को दुबला होता है। दुबला होना आदमी की निर्बलता की निशानी है, तो 63 का आपका हो जाएगा ए। 63 का आपका हो जाएगा बी, ए सही है, आर गलत है। ग्लानि से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लानि से बहुत से इंसान दुबले हो जाते हैं। दुबला होना आदमी की निर्बलता की निशानी है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ग्लानि से हो रहे हैं या फिर पानीदार ही दुबला हो सकता है। स्थापना है, काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। वह व्यक्ति को सामने लाता है, जाति को नहीं। ठीक है, काव्य की संरचना सदैव जाति पर आश्रित होकर व्यक्ति केंद्रित हो जाती है, तो 64 का आपका हो जाएगा डी, ए सही है और आर गलत है। यानी कि ए सही है और आर गलत है। तो उन्होंने ये सही कहा है कि काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं। वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। बिल्कुल सही कहा है। चलिए अगला स्थापना देखते हैं। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहस के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं होता, अतः आनंद भी प्राप्त नहीं होता। तो कौन सा सही जाएगा इसमें? 65 में आपका जाएगा सही सी। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही हैं। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहस के बिना वीर कर्म संपादन नहीं होता, अतः आनंद भी प्राप्त नहीं होता। वीर रस का जो स्थायी भाव है क्या? उत्साह ही तो है। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित करना है। इधर आपके लेखक हैं, इधर आपकी कहानी है, इधर आपके लेखक हैं। तो 66 में आपका होगा ए। चलिए यही मिल गया है ये 66 का आपका ए आंसर सही होगा। तो एक और ज़िंदगी किसकी है? मोहन राकेश की है। ठीक है, 66 का आपका, एक मिनट, ए 66 का आपका ए होगा। एक और ज़िंदगी मोहन राकेश। ठीक है, और सर्पदंश जो है रामदरस मिश्र का है। शरणागत जो है वो वृंदावन लाल वर्मा जी का है। और विपात्र जो है वो मुक्तिबोध की है। चलिए अगले उस प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ मिलाना है। यहाँ पर पंक्ति है और यहाँ पर छंद है। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। 67 का आंसर है आपका डी। ये बहुत यहाँ पर ये डी आंसर इसका मैच हो रहा है। यहाँ पर पहले में जो है आपका 4 है, दूसरे में 1 है, पाँचवें में, तीसरे में आपका 5वां है और डी में आपका दूसरा है। यहाँ पर इसको आप मैच कर लेना। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, या फिर इसको डाउनलोड करके स्क्रीनशॉट लेकर इसको मैच कर लेना। मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। यहाँ पर ये जो है रचना दी गई है, यहाँ पर रचनाकार हैं और मैचिंग में आपका जो आंसर होगा 68 का होगा आंसर आपका सी। तो इसको आप कर लेना। ए में 4 मिलेगा, बी में 1, सी में 3 और डी में 2। ठीक है, 68 में अगर हम मिलाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैच कर लीजिए, या फिर हम मिला देते हैं इस वाले को। तो देखिए जो आपका एसेंस ऑन क्रिस्टिज्म है, ये जो है मैथ्यू अर्नाल्ड जी का है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, अब रचनाएं देख लेते हैं। ये जो है यहाँ पर आप 4 कर दीजिए। एस्थेटिका जो है वो क्रोचे की है, तो इसमें 1 कर दीजिए। जो फ़िलॉसफी ऑफ रिटोरिक है वो रिचर्ड्स की है, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। जो आपकी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म है ये रेने वेलक की, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप मैचिंग कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, जो अगर आप आंसर पता चल गया है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ और उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यहाँ पर ये रचना है, इधर ये ग्रंथ के नाम हैं। तो आलोचना ग्रंथ है, इधर लेखकों के नाम है। ये आलोचना ग्रंथ है और यहाँ पर ये आलोचकों के या लेखकों के नाम हैं। तो ये मैचिंग करना है, तो 69 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, मैच कर लेते हैं। श्रृंगार प्रकाश जो है भोज, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित और रसमंजरी भानुदत्त की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये थोड़ा टिक किया गया है। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमिलित करना है। राधा ये सारा मिला रखा है, तो इसमें थोड़ा देख लीजिए आप। इसका जो 70 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, इसको देख लीजिए, मिला लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये 20 का आंसर है। राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी जी अटैच हैं इससे। और जो आपका खालसा संप्रदाय है, खालसा संप्रदाय में गुरु गोविंद सिंह हैं। सूफी संप्रदाय के शेख
फरीद हैं और प्रणामी संप्रदाय के प्राणनाथ हैं। ये तो इनके नाम से ही पता चल जाएगा कि प्राणनाथ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों से सुमेलित करना है। इधर रचना है, दोहरे शीर्षक दिए गए हैं। क्या दोहरे शीर्षक का मतलब क्या होता है? अब इसे तीसरी कसम है, इसका दोहरा शीर्षक भी दिया गया है, मारे गए गुलफाम। क्या है ये? कहानी है। क्या चीज़ें हैं? कहानी है ये। तो इसमें जो है दूसरा शीर्षक क्या है ये बताना है। तो कौन सा मैचिंग कर रहा है? एक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि तीसरी कसम जो है मारे गए गुलफाम से रिलेटेड है, लेकिन हमें सारे ही देखने हैं मैचिंग। तो इसका जो मैचिंग हो जाएगा आपका 73 का हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ये तो मैंने मैच कर ही दिया था आपका। तीसरी कसम मारे गए गुलफाम। फिर जो बिगड़े का सुधार, ये आपका होगा सती सुखदेवी। सती सुखदेवी। रानी केतकी की कहानी जो है उदय भानचरित। और ठेठ हिंदी का ठाठ। क्या है ठेठ हिंदी का ठाठ? तो ठेठ हिंदी का ठाठ है देवपाला। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। अब ये पंक्ति दी गई हैं, यहाँ पर ये रचनाएं हैं, तो इनके साथ सुमेलित करना है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा 75 का सी। ठीक है, सी में मैच करना है। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये पंक्ति है, अभिव्यक्ति के सारे, ये मैंने मैच भी किया हुआ है, देख लीजिए। अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तो ये अंधेरे में की रचना का है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, ये कामायनी की पंक्ति है। और जो स्थिर समर्पण है हमारा, ये जो है नदी के दीप की है। ठीक है, आप अपने से उगा में, ये किसकी है? ये तीसरी कुकुरमुत्ता से है ये। ठीक है, और ये कुकुरमुत्ता किसकी है? ये निराला जी की रचना है। इसको भी नोट डाउन करना चाहे कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न जो हमने एक्सप्लेन किए हैं, और ये 2013 का हमने ये प्रश्न आपका सॉल्व किया है, ये आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट आपकी जो हम लेकर आएंगे, हिंदी की जो पुनर्परीक्षा हुई थी आपकी, वो लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें पुनर्परीक्षा भी होती है वो, तो उसका हम हल प्रश्न पत्र लेकर आएंगे आपके लिए। वीडियो पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर।